माना कि आखिरी जंग बाकी है, माना कि आखिरी जंग बाकी है, बट याद रखना कि इस जंग के बाद तुमको पूरी दुनिया जीत के लाना। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो आज खुश भी हूँ, थोड़ा सा दुखी भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि तुम सभी के एग्जाम होने वाले खत्म, 10वीं वालों के, सीबीएसई वालों का एक पेपर बचा है, बाकी स्टेट बोर्ड के भी खत्म होने वाले हैं, बहुत के खत्म हो भी चुके हैं। एंड थोड़ा सा दुखी इसलिए हूँ क्योंकि यार तुम मेरे सभी स्टूडेंट्स चले जाओगे, इसके बाद फिर हमें कहाँ याद रखोगे, शायद कभी मिलेंगे। अगर तुम पीसीएम या फिर पीसीबी ले रहे हो 11वीं के अंदर तो हम पक्का मिलेंगे जेई नीट के अंदर। बट अगर तुम कॉमर्स आर्ट्स के अंदर जा रहे हो तो शायद आप हमें याद रखो ना रखो, तो थोड़ा दुखी भी हूं। बट चलो टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैथ का एक एग्जाम बच रहा है हमारा, है ना। अब इस वीडियो के अंदर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पढ़ना कहां से है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बाकी दिन को यूटिलाइज कैसे करना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट भी मिलेगी। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, थोड़ी सी लंबी होगी पहले बता देता हूं, बट यार इस वीडियो के अंदर आपको मैथ हर एक तरीके से समझ आ जाएगी, बहुत ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, अब देखो वीडियो में तो मैं बढ़ रहा हूं, बट उससे पहले मेरी तुम सभी से एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो भैया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, आज एक कमेंट लिख के जाना, जो भी तुम्हारे व्यूज हैं मेरे को लेकर, अपने प्रशांत भैया को लेकर, ताकि जूनियर्स आकर देख सकें कि क्या प्रशांत भैया सही में मदद करी थी या नहीं करी थी। तो अगर तुम अभी 10वीं खत्म होने वाली है तो कमेंट वगैरह करके जाना, जो भी तुम्हारे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे साथ में, तुम्हें कुछ सीखने को मिला या नहीं सीखने को मिला, सब रियल कमेंट जरूर करके जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करें, लेवल ऑफ पेपर से। आ जाओ भाई, अब सुनो मेरी बात। मैथ का पेपर पास है, डर लग रहा है, थोड़ा सा एंजाइटी हो रही होगी क्योंकि मैथ का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। बट अब देखो यार पेपर का लेवल कैसा आएगा। तो देखो मैंने तुम्हें अभी हिंदी का पेपर था, हिंदी के पेपर से पहले टेलीग्राम पे मैसेज डाला था, पेपर मुश्किल आएगा, पेपर थोड़ा बहुत मुश्किल आएगा। भैया आप प्रिडिक्ट कैसे करते हो? मैं प्रिडिक्ट करता हूं प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर, मैं उस अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करता हूं। तो हमें पता था कि इंग्लिश का पेपर इस बार आसान आया था, तो ऑब्वियस सी बात है हिंदी का लेवल थोड़ा सा टफ करा जाएगा। अब देखो जो आपका जो मैथ का पेपर होता है ना, वो हमेशा साइंस के पेपर के बराबर आता है। आपका साइंस का पेपर हो चुका है, साइंस के पेपर का क्या लेवल था आपका? साइंस के पेपर का आपका लेवल था मॉडरेट, आसान भी नहीं था, ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। तो मैथ के पेपर का भी आपका लेवल रहने वाला है मॉडरेट। बट याद रखना मैथ का पेपर लेंथी आएगा। अब भैया लेंथी आएगा तो हम क्या करें, वो मैं अभी तुम्हें समझा दूंगा, डरने की बात नहीं है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर्मूला बुकलेट, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप ध्यान से सुनो। देखो इस समय पर अगर तुम मैथ के अंदर रिवाइज करने बैठ रहे हो तो सबसे बड़ी मूर्खता है। रिवाइज नहीं होता मैथ में, रिवाइज नहीं होता। तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूलाज देखने हैं बस, कि भैया ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का, सरफेस एरिया का, तुम्हें फॉर्मूलाज तुम्हें दिमाग में मेमोराइज करते रहना है। और दूसरा काम क्या करना है, क्या करना है भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फायदे में। बच्चों जितने भी दिन है, चाहे तुम आखिरी दिन में इस वीडियो को देख रहे हो, एक दिन बचा होगा, बट उस दिन में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब एक चीज मेरी याद रखना, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि YouTube के ऊपर वो वाली वीडियोस देखने पे कि 100 क्वेश्चंस यहीं से आएगा पेपर, उनको देखने से तुम्हारा शायद बेनिफिट हो, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूं, उनको देखने से आपका बेनिफिट नहीं होगा। पता है क्यों? तुम्हें आज तक ये लगता आ रहा है कि मैथ में नंबर लाने की टेक्निक ये है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, है ना, जबकि ये टेक्निक नहीं है। टेक्निक ये है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बट कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बट पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मतलब तुम करते हो ना, तुमने एक सवाल देखा, मान लो इमेजिन करो एक सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, फिर तुमने देखा कि यार ये सवाल तो आता है, इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, और तुम थोड़ा बहुत सॉल्व करते हो और पूरा सॉल्व नहीं करते, और जब वो सवाल पेपर के अंदर आता है तो तुमसे सॉल्व नहीं हो पाता। पता है क्यों? क्योंकि तुमने उस क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेशन तक सॉल्व ही नहीं करा था, तुम्हें लगा कि तुम्हें आता था, तुमने छोड़ दिया। तो भाई इस समय पर चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर लेना, मत करो 200 क्वेश्चन, मत करो 300 क्वेश्चन, पर जितने क्वेश्चन कर रहे हो ना पूरी कैलकुलेशन करो, क्योंकि आखिरी के टाइम पे मैथ के अंदर 100 में से 100 उसके आते हैं जो कि कैलकुलेशन पूरी करके क्या होता है। समझ रहे हो बात को? पास होने को तो कोई भी हो जाएगा, बट जिसने कैलकुलेशन आदि छोड़ दी ना, नंबर उसके वहीं कट जाएंगे। तो याद रखना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ना कैसे है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बुकलेट दे रखी है, टेलीग्राम के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में, उससे तुम सारी चीजें रिवाइज कर रहे होगे। याद रखना फॉर्मूला बुकलेट एक नंबर चीज है, जिसके अंदर हर एक चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, उनके एग्जांपल भी दिए हुए हैं, पूरी बना रखी है हमारी टीम ने, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी चीज, पहली बार यूट्यूब के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लेकर आ गया हूं मैं मैथ के। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे, अभी दिखा देता हूं। देखो मैथ के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हैं, आप ध्यान से देखना। जैसे कि ये चैप्टर है अपना, रियल नंबर, ये चैप्टर है अपना रियल नंबर, तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि देखो रियल नंबर में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका सवाल आएगा ही आएगा।
तो देखो साइंस के अंदर भी ऐसी एक लिस्ट दी थी और तुम्हें पता है कि 90% पेपर वहां से उठ के आया था। तुम्हें पता है, मुझे पता है, मैथ में भी वही होने वाला है। तो देखो जैसे कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ मैंने लिख दिया है कि इस रिलेशन में से सवाल उठ के आएगा, ये आएगा, गारंटीड है। चाहे तुम स्टैंडर्ड वाले हो चाहे तुम बेसिक वाले हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए सेम चीज लागू होगी। आगे देखना, जैसे क्वाड्रेटिक में लिख दिया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और इसमें लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दिया, और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिख दिया कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे चैप्टर वाइज पूरी की पूरी लिस्ट बना दी है यार। अब इससे ज्यादा क्या मांगोगे, करना कुछ नहीं है, इस पूरी लिस्ट को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम से। उसके अलावा जितने ज्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे कर सकते हो उतने ज्यादा करो। जैसे एक चैप्टर उठा लिया आपने, आपका रियल नंबर, तो रियल नंबर पे वो जो मैंने आपको रिलेशन बताई, उस रिलेशन पे जितने ज्यादा सवाल कर सकते हो करो। भैया कहां से सवाल करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो अगर तुम बेसिक वाले हो ना, बेसिक मैथ है तुम्हारे पास, तो आरडी शर्मा वाडी शर्मा भूल जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी पकड़ो। और अगर तुम स्टैंडर्ड मैथ वाले हो तो याद रखो थोड़ी एक्स्ट्रा किताबों वाले सवाल करो, थोड़ी टिपिकल सवाल करो, क्योंकि इस बार मैथ के जो बोर्ड का एग्जाम आएगा ना उसमें एनसीईआरटी से सवाल थोड़े कम ही दिखने वाले हैं, पहले से तैयार हो जाओ, ठीक है। तो डरा नहीं रहा, देखो रियलिटी बताता हूं, डराता नहीं हूं। चलो, तो हमें पता चल गया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, हमें पता चल गया कि फॉर्मूला बुकलेट हमें कहां से क्या डाउनलोड करनी है, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है भैया, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, बहुत बार होगा ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, फिर डर लगने लगता है। देखो सिंपल सी बात है, एक वीडियो बनाई थी बोर्ड वाली, उसके अंदर भी बताया था कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको नंबर मिलते हैं पॉइंट बेस्ड। मतलब अगर एक क्वेश्चन है, इमेजिन करो सरफेस एरिया वॉल्यूम का, उसमें मैं वॉल्यूम निकाल के आ गया बट सरफेस एरिया निकालना भूल गया, तो मुझे नंबर मिलेंगे। मतलब अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, गिवन लिख देना और फॉर्मूला लिख देना और उसके अलावा थोड़ा बहुत सॉल्व कर देना, 4 में से 1 नंबर तो यही मिल जाएगा, 4 में से 1 नंबर तो यही मिल जाएगा। उसके अलावा अगर तुमने 1-2 आंसर सही निकाल दिया होगा और नंबर मिल जाएंगे। तो याद रखना, मैथ के अंदर भी आपको ऐसे पार्शियल मार्किंग मिलती है, तो आप प्लीज अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, फॉर्मूला लिखना और थोड़ा बहुत ट्राई तो करना, हाथ पैर तो मारो यार, हाथ पैर मारना तो बनता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, विच सेक्शन टू स्टार्ट फर्स्ट। अब देखो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी भैया कौन सा सेक्शन को पहले स्टार्ट करें। इसमें देखो सिंपल सी बात है, मैथ एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है ना जिसमें प्रेजेंटेशन मैटर ही नहीं करती। टीचर ये नहीं देखेगा कि इस बच्चे ने सेक्शन ए से स्टार्ट करा, सेक्शन डी से स्टार्ट करा, किससे स्टार्ट करा, वो बस ये देखेगा क्या तूने जो आंसर करा है वो सही है गलत है। तो प्रेजेंटेशन मैटर ही नहीं करती, तुम चाहे जिस सेक्शन से स्टार्ट करो, है ना। तो वो तुम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। मैं अपने अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो कोई भी सेक्शन को उठा सकते हो। अगर तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं तो सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन को ही निपटा देना, वो आपके अकॉर्डिंग है, वो आपकी श्रद्धा है, जैसे भी आपको स्टार्ट करना है। अगर आपको सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना है तो ए से स्टार्ट कर लेना, जबकि मैं सजेस्ट नहीं करता ए से स्टार्ट करना, क्योंकि ए वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े आसान ही होते हैं, उनको बाद में कर लेना, टफ वालों को पहले निपटा दो, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना, ये सबसे सिंपल तरीका है, आपको कोई जज नहीं करेगा, आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अब देखना स्टार्टिंग के 15 मिनट में क्या करना है, ये मैं साइंस में भी बता चुका हूं। शुरू के 15 मिनट में 3 चीजें करनी है। अब देखो मैथ का जो एग्जाम है ना, वो ऐसा एक एग्जाम है ना जिसके अंदर बहुत बार ऐसा तुम्हारे साथ होगा कि कभी कभार तुमने एक मुश्किल सवाल देख लिया, होता है ना, मुश्किल सवाल देख लिया और तुम डिमोटिवेटेड हो गए, तुम्हें लगेगा कि यार पेपर पूरा मुश्किल है और तुम डर जाओगे। तो देखो सिंपल सी बात है, याद रखना हमें 3 चीजें करनी है शुरू के 15 मिनट में। सबसे पहले वो जो और वाले क्वेश्चन होते हैं ना, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, उसको निपटाओ। मतलब कौन सा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करने वाले हो, और ट्राई करना जिस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें लग रहा है ना कैलकुलेशन कम होगी, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, सरफेस एरिया का सवाल है तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, बट अगर उसकी चॉइस में कोई ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है जिसकी बहुत आसान सी कैलकुलेशन है तो उसको चूज कर लेना, ठीक है। तो और वाले क्वेश्चन चूज कर लेना। दूसरा क्या करना है, अंडरलाइन कीवर्ड्स, मतलब साइंस में बताया था, याद आ गया क्या बताया था कि देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कीवर्ड्स मिस कर देते हैं। मतलब मान लो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि व्हाट विल बी डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, ये दे रखा है और हम आंसर निकाल आते हैं मीटर में और आधा नंबर हमारा कट जाता है। तो याद रखना आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेंसिल से मार्क कर लो, जहां पर भी यूनिट लिखा है ना, जैसे आपको लिखा हुआ कि आंसर बताओ सेंटीमीटर के अंदर, तो आप यहां पर ऐसे मार्क कर लेना, बस पेंसिल से एक लाइन खींच देना, ताकि जब आप उस सवाल को सॉल्व कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट ध्यान चले जाए अच्छा सेंटीमीटर में निकालना है। इस टेक्निक से आपकी सिली मिस्टेक बढ़ जाएगी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना सिली मिस्टेक की, भैया यहां से एक नंबर निपट जाएगी, सिली मिस्टेक होने ही नहीं वाली अगर तुमने इसको फॉलो करा। जब पेपर पढ़ रहे हो जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन कर लेना, भूलना मत। अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है सर्कल हार्ड क्वेश्चन। देखो जो भी सवाल तुम्हें ऐसा लगे ना कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा टफ है, नहीं हो पाएगा, उसको तभी के तभी पेपर के ऊपर सर्कल कर लेना, तभी के तभी सर्कल कर लेना। उससे क्या होगा, उनको अटेम्प्ट मत करो।
मैंने अभी बताया ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके दिमाग का गेम है। अगर तुम्हारे दिमाग को लगा कि मैथ बहुत टफ है, नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो तुम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टफ क्वेश्चन को छुओ मत। आखिरी के लिए, आखिरी के लिए, आखिरी के लिए इमेजिन करो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत टफ है, सर्कल मारो, छोड़ दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस में आंसर नहीं लिख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में सीक्वेंस के नंबर नहीं कटते, याद रखना। प्रेजेंटेशन से किसी को फर्क नहीं पड़ता मैथ के अंदर। ठीक है, समझ आ गई? ये तीनों पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्या है, अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं फटाफट से। अगला है हमारा स्पेशल स्ट्रेटेजी। अब आएंगे, देखो स्पेशल स्ट्रेटेजी समझा देता हूं। देखो ये स्ट्रेटेजी मैं साइंस के टाइम पे समझा चुका हूं। एक चीज तुम्हें करनी है, तुम रफ करते होगे ना, रफ रफ कहां पर करते हो तुम? या तो मार्जिन में करते होगे या फिर तुम लास्ट पेज पे करते होगे जिसमें तुम ऊपर रफ लिख देते होगे, है ना? यही करते हो, यही करते हो। तो देखो याद रखना, जैसे इमेजिन करो आपने कैलकुलेशन करी, क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर रहे हो और आपने ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कर दी यहां तक पूरे, ठीक है? फिर आपको पता है क्या करना है? आपके आंसर शीट पे जहां पर आप रफ काम कर रहे हो ना, वहीं पर ही ये ऐसा छोटा सा सर्कल बना देना और इस आंसर को कैद कर देना और इसमें यहां पर क्वेश्चन नंबर डाल देना। जिस भी क्वेश्चन की आपने कैलकुलेशन करी है ना, जिस भी कैलकुलेशन की आपने करी है ना, जिस भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन करी है, उसका नंबर डाल देना। उससे पता क्या होगा? क्या होगा? इससे क्या फायदा भैया? ये तो रफ है ना, ये थोड़ी ना चेक होता है। इससे क्या फायदा है? इससे तुम्हारा फायदा है मूर्खो। हमारा क्या फायदा भैया? हमारा क्या फायदा? अरे तुम्हारा फायदा है। कैसे? याद रखना, जब तुम एग्जाम के लास्ट में कैलकुलेशन चेक करोगे तो क्या तुम पूरी कैलकुलेशन करने बैठोगे क्या? बेवकूफ हो? नहीं ना, नहीं करेंगे कैलकुलेशन। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 इसको मैंने यहां पर कैलकुलेट करा हुआ है, और आप डायरेक्टली ये वाली कैलकुलेशंस को चेक कर लोगे। क्लियर है? क्लियर है? तो याद रखना, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, उसको बस एक ऐसे बॉक्स में बना देना और उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे कर देना। चाहे लास्ट पेज पे कर रहे हो चाहे मार्जिन में कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी टीचर आपको देख के जज नहीं करने वाला। मैं आपको फिर भी कहूंगा मार्जिन में कैलकुलेशन मत करना, लास्ट पेज पे ही करना ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, ठीक है? तो स्पेशल स्ट्रेटेजी समझ गए। साइंस में भी ये चीज बता चुका हूं मैं, पहले भी बता चुका हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक लास्ट पेपर प्रेजेंटेशन टिप जान लो। 4 तरीके हैं पेपर प्रेजेंटेशन के। पहला क्या है? गिवन एंड फॉर्मूला जरूर लिखना। देखो बार बार बोल रहा हूं, अगर तुम एक फॉर्मूला भी यूज कर रहे हो ना, जैसे इमेजिन करो आपने एक फॉर्मूला यूज करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये यूज कर, तो कोने में, अपने आंसर के कोने में ऐसे ब्रैकेट बनाकर ये लिख देना, ताकि टीचर को ये समझ में आ जाएगा, अच्छा यार बच्चा कितना होशियार है, इसने तो ये भी लिखा है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करा है, और तुमसे खुश हो जाएगा। और खुश हो जाएगा तो शायद तुम्हें ज्यादा नंबर दे दे। तो याद रखना, जितने भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो उनको लिखना मत भूल जाना। चाहे कोई बेसिक सा फॉर्मूला भी है ना कि सरफेस ऑफ क्यूब, वो भी लिख के आओगे, छोड़ मत देना, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ना, ठीक है? तो ये क्लियर है। उसके अलावा क्या है कि डायग्राम बनाओ। जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, जहां पर डायग्राम बन सकता है, डायग्राम बनाओगे और नीट एंड क्लियर डायग्राम बनाओगे कि अच्छा ये एक बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग है, ये एंगल है, ये एंगल है, ऐसे। तो ये पूरी बनाकर आओगे, एक भी डायग्राम मिस नहीं करना, जहां पर मौका मिले डायग्राम बनाओ, ठीक है? इससे क्या होता है? इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जाता है एंड नंबर अच्छे खासे मिलते हैं। अगला क्या है? फाइनल आंसर को बॉक्स में बंद करो। याद रखना, ये तो बार बार बता चुका हूं। जैसे इमेजिन करो आपका आंसर आया 10 सेंटीमीटर, तो आपको 10 सेंटीमीटर को बॉक्स के अंदर ऐसे बंद कर देना है। क्यों बंद कर देना है? क्योंकि एग्जामिनर पता है कभी कभार क्या करता है, एग्जामिनर ये देखता है कि इसका आंसर भी सही है या नहीं है। इसने 2 पेज में आंसर निकाला है, बट अगर आंसर ही गलत है तो इसका आंसर मैं पढ़ के क्या ही करूंगा। कभी कभार ऐसे भी करते हैं एग्जामिनर। तो अगर तुम्हारा आंसर सही होगा ना, तो वो तुम्हारा आंसर पूरा चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ जाएगा। मतलब कभी कभार ऐसा होता है। तो ठीक है, बॉक्स में बंद कर देना, जैसे वो हाईलाइट हो जाए। अगला क्या है? एंगल्स को ढंग से डिफाइन करना। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स को ले रहे हो, ट्राइंगल्स के अंदर एंगल्स ले रहे हो, उनको ढंग से डिफाइन करना। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ढंग से। कोई भी अनडिफाइंड एंगल को मत लेना। इमेजिन करो आपने एक ट्राइंगल बनाया, उसके अंदर आपने एक एंगल को डिफाइन ही नहीं करा, और आपने बाद में जब आप थ्योरी लिख रहे हो उसके अंदर आपने उसको डिफाइन कर दिया और आपने डायग्राम के अंदर डिफाइन नहीं करा, तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा, ये कौन सा एंगल आ गया भाई अचानक से। तो ऐसा मत करना, टीचर को कंफ्यूज मत करना, यहां पर डिफाइन कर देना। आई होप यहां तक पूरी प्रेजेंटेशन टिप्स आपको क्लियर हो गई होंगी, चारों की चारों। थोड़ी जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि टाइम की बहुत कमी है अपने पे। अगला क्या है? टाइम मैनेजमेंट। अब ध्यान से देखना, देखो टाइम मैनेजमेंट, ये जो एग्जाम है ना, इस एग्जाम में अगर दुर्घटना घटी तो पेपर खत्म। मतलब देखो सिंपल सी बात है यार, अगर मैथ के पेपर में तुमने ये सोचा कि इस क्वेश्चन को अभी आधा कर देता हूं, बट कैलकुलेशन को दोबारा आके चेक करूंगा, कभी कभार हम करते हैं ना कि यार इसकी कैलकुलेशन दोबारा आके चेक करूंगा, वो दोबारा कभी नहीं आएगा। पेपर इतना लेंथी आता है कि तुम्हारे पास दोबारा आने का समय नहीं होगा। तो जब तुम एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो याद रखो ये आर या पार वाली स्थिति है, ये वॉर का टाइम है, आपको अपना बेस्ट देना है, 100% लगा देना है। तो इसलिए इस लाइन को याद रखना,
हर एक सवाल करने के लिए आपको केवल एक चांस मिलेगा। एक चांस के अंदर उस सवाल को निपटाना है, दूसरी चांस नहीं है अपने पे कि वापस जाएंगे वापस से चेक कर लेंगे। बहुत कम बच्चे होंगे जिनको दूसरी चांस मिलेगी, वरना बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। मैथ के डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूं, इसलिए याद रखना एक चांस, बस वो एक चांस है तुम्हारे पास, और इस एक चांस में तुम्हें छक्का मारना है। तो याद रखना कैलकुलेशन बिल्कुल चाहे धीरे धीरे करो, बट एक क्वेश्चन में चाहे तुम 5 मिनट लगाओ फर्क नहीं पड़ता, बट धीरे धीरे करो, बट कैलकुलेशन सही रखना। अगर एक भी जगह कैलकुलेशन मिस्टेक हुई शायद तुम उस आंसर को वापस चेक नहीं कर पाओगे, पहली बता देता हूं। दूसरी चीज क्या है, स्टार्टिंग से स्पीड रखना। देखो स्टार्टिंग से स्पीड रखने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि तुम बहुत ही फास्ट फास्ट कर रहे हो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, नहीं। स्पीड रखने का मेरा मतलब है जो छोटे छोटे सवाल होते हैं ना एमसीक्यू वगैरह, उनमें ज्यादा टाइम मत लगाना, फटाफट से टिक कर देना। जो आंसर तुम्हें दिख रहा है आता है टिक करो, आंसर आ रहा है टिक करो, मतलब एबीसी लिखो फटाफट से, टाइम वेस्ट मत करना। तो आई होप कि तुम्हें चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने आपको ये बता दिया पढ़ना कहां से, इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए, प्रेजेंटेशन समझा दी, टाइम मैनेजमेंट समझा दी, ये भी बता दिया अगर कुछ समझ ना आए तो गिवन फॉर्मूला और अटेम्प्ट करके आना, नंबर मिलेगा। अब बताओ क्या दिक्कत है। देखो इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, शायद टॉप 100 क्वेश्चन की एक पीडीएफ बनाकर तुम्हें भेज दूं, अगर टाइम मिल पाया, अगर टीम के पास टाइम हो तो मैं बनवा के भेज दूंगा। बट देखो टॉप 100 क्वेश्चन का कोई एज सच फायदा नहीं होता, क्योंकि हम क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई भी कह रहा है ना कि मैं क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर दूंगा, तो तुमसे झूठ कह रहा है। हम टॉपिक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने तुम्हें प्रिडिक्ट करके पूरे दे दिए कि इन्हीं टॉपिक से सवाल आएगा, पक्की बात है, 100% है, चाहे स्टैंडर्ड है चाहे बेसिक है, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड वालों के लिए शायद मैं टॉप 100 क्वेश्चन भी बना दूं। उसके अलावा टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यहाँ प्लेलिस्ट पड़ी है, टॉप 15 की, सॉरी। आप जाना मैथ वाले सेक्शन में, उसमें आप कोई भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो। और जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने फायदे में रहोगे, याद रखना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, ये थी हमारी मैथ की पूरी स्ट्रेटेजी। और याद रखना यार, ये मैथ का एग्जाम है, टेस्ट एग्जाम जाने वाला है, एक आखिरी एग्जाम है। एंड आखिरी एग्जाम में ना यार, हमारी आदत रही है, हम इंडियंस है ना, इंडिया क्रिकेट मैच देखे ना, हमारी आखिरी में जीतने की आदत है, हम आखिरी में छक्के से जिताने में भरोसा रखते हैं, है ना। तो बाकी जैसे भी मैच गए हो, जैसे भी एग्जाम गए हो, चाहे जिनमें हारे हो जीते हो फर्क नहीं पड़ता, बट ये एग्जाम ना, ये एग्जाम, इसमें छक्का मारना है। एंडिंग तो हमें वही करनी है धोनी वाली स्टाइल में, हेलीकॉप्टर और छक्का। तो याद रखना, अपना बेस्ट दोगे, एंड ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे बेहतरीन एग्जाम। शुक्रिया।